नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी बच्चों को प्रणाम, सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं सभी बच्चे? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त, एकदम दुरुस्त और जबरदस्त होंगे आप सभी। तो जल्दी से आ जाओ, एक बार बताएंगे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे सैनिकों, मेरे प्यारे जवानों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त होंगे, एकदम दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चों का आज एप्लीकेशन पर स्वागत है बेटा। आज हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पर हैं। तो 3 दिन के डेमो का पड़ाव हम लोग पार करके आ चुके हैं। आज आपकी चौथी क्लास है, ठीक है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग चल रहे हैं नई क्लास को पढ़ने के लिए। अच्छा, पूरा बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत दिनों बाद मैम आप दिखी हो। तो भैया इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बिल्कुल आ जाएंगे। अब हम करेंगे पढ़ना शुरू। तो बेटा आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके शरीर का महत्वपूर्ण सिस्टम है। आपके बॉडी के हिसाब से देखें तो आपका जो शरीर है वो पूरा नर्वस सिस्टम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और नर्वस सिस्टम जो है पूरा का पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन या आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर जो एक मोटी नस है वो, उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम करना शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को, जिसका टॉपिक है या जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है तंत्रिका तंत्र। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि मैम तंत्रिका तंत्र जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगी चीजें। तो बेटा अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, हमारे शरीर में मेनली बेटा हमारे शरीर में मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनएस का मतलब समझ रहे हो ना, एन फॉर नर्वस, एस फॉर सिस्टम। तो एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्लियर? चलो बहुत अच्छा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड इज बेटा जो दूसरे नंबर पर आता है हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र, वो होता है पेरिफेरल। वो है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल एनएस मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको ना नर्वस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में एनएस भी लिखते हैं। तो इसका मतलब एनएस का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। तो दूसरा है भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पराधीय तंत्रिका तंत्र। पराधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, दूसरे नंबर पर। जो तीसरे नंबर पर आप लोग पढ़ेंगे वो है बेटा ऑटोनोमस। तीसरे नंबर पर पढ़ते हो ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि इसको बोलते हैं स्वादीय तंत्रिका तंत्र या स्वात्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। स्वादीय बोल दीजिए या स्वात्रीय बोल दीजिए, दोनों ही सही हैं। तो बेटा 3 तरीके के तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं, ठीक है। मैम तीनों पढ़ने हैं क्या हम लोगों को? तो नहीं बेटा, तीनों नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। एसएससी जीडी बुक खरीदना है बेटा, बिल्कुल खरीद सकते हो। 15 तारीख को आपकी बुक पर ऑफर भी चलता है, इस बार चलेगा या नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बुक आप लोग खरीद सकते हो बेटा, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। हाँ जी, 3 तरीके का नर्वस सिस्टम है। अब तीनों 10 तारीख को होता है ऑफर, ठीक है। 15 को नहीं, 10 को होता है और आएगा इस बार भी। इस बार शायद देखना होगा कि आएगा या नहीं, ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे ख्याल से इस बार नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो ऑनलाइन आपको बुक मिल जाएगी। बट हर महीने की 10 तारीख को ऑफर होता था, इस बार होगा शायद मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। समझ में आई बातें? चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में, अच्छा बहुत अच्छे, हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हो। चलो आओ देखो इधर, तो आपकी मेहनत को सलाम है सभी बच्चों, आप मेहनत करेंगे बिल्कुल कामयाब होंगे। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर आपके शरीर के कौन कौन से हिस्से आते हैं, यहाँ पर क्या आता है, वहां पर क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप जब भी
मेडिकल लाइन को छोड़कर बेटा, यानी नीट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनको छोड़कर जब भी आप केंद्र तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हो तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हमें तीनों नहीं पढ़ने, हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। मैम जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से आते हैं? पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के कौन कौन से अंगों से बना है। कौन कौन से आपके शरीर के अंग हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो आप बताना, आपका ब्रेन बेटा, आपका जो ब्रेन है, आपका मस्तिष्क। ठीक है, इस बार हम लोग बातें कम करेंगे क्योंकि इस बार हमारे पास टाइम कम है। आपका एग्जाम है भाई बेटा फेब में, तो टाइम कम है, सिलेबस कंप्लीट करना है आप लोगों को, इसीलिए इस बार मैं आपके कमेंट्स भी कम देखूंगी, बातें भी कम करूंगी और चीज़ों को पढ़ाऊंगी ज़्यादा। ठीक है, चलो भाई सुनते चलो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे शरीर के दो हिस्से आते हैं। एक तो तुम्हारा ब्रेन, भैया यही है सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा आती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है ये कौन कौन से दो अंगों से मिलकर बना है, तो आप लोग बताकर चलेंगे हमारा मस्तिष्क और मेरू रज्जु, ये दोनों पार्ट होते हैं आपके तंत्रिका तंत्र के। कौन से तंत्रिका तंत्र के? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। जबकि ये और ये आप लोगों को पूछा जाता है नीट लेवल के अंदर, लेकिन फिर भी पेरिफेरल जो होता है, पराधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, इससे आप एक चीज याद रखोगे। क्या चीज याद रखनी है बेटा? जो पराधीय तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर क्या आता है, कभी आपको पूछ ले तो इसमें आती हैं तुम्हारे शरीर की तंत्रिकाएं, इसमें आती हैं बेटा तंत्रिकाएं, इसमें हम पढ़ते हैं तंत्रिकाएं। अभी फोटो दिखाऊंगी, समझ में आ जाएगा। इसमें हम पढ़ते हैं नर्व्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा नर्व्स के बारे में। अब मैम कौन कौन सी नर्व? भैया जब आपका दिमाग है, बहुत सारी नर्व्स आपके दिमाग में फैली हुई हैं, फिर ये नर्व्स नीचे की तरफ को आ रही हैं, देखो इस तरीके से। मान लो ये तुम्हारा दिमाग है, मस्तिष्क, ठीक है, और इस मस्तिष्क से निकल रही है एक नस ऐसे, ये है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा मस्तिष्क हो गया बेटा, ब्रेन हो गया, ये तो तुम्हारा मस्तिष्क हो गया यानी कि ब्रेन। ठीक, और ये हो गई तुम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गई तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु, ये हो गई भाई मेरू रज्जु। ठीक है, अब इस आपके मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं बेटा, बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं इसके अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर। और वो तंत्रिकाएं जब मैसेज भेजेंगी तो वो मैसेज ऐसे ऐसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड में आता है, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन मैसेज को दूसरे अंगों तक पहुंचाती है। जैसे इससे भी बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा मैम ने तो भूत बना दिया, तो बेटा ये भूत नहीं है, ऐसे ही हो तुम अंदर से, तुम अंदर से ऐसे ही हो, ये भूत नहीं है भैया। ठीक है, डीसी राजपूत बहुत बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन कितने आएंगे बायो से? मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे बायो से, मैक्सिमम, एक भी आ सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक है, चलो चलो समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे से भैया, आनंद धन्यवाद। अब देखो इधर, तो ये है तुम्हारा ब्रेन, ब्रेन आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और ये जो नस निकल रही है ये है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु, ये आती है, ये भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है। तो ये दोनों तो आपके आ गए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? तो ये जो आपको तंत्रिकाएं से निकलती दिख रही है ना, इनको पढ़ते हो आप लोग यहाँ पर, इनको पढ़ते हो आप पेरिफेरल के अंदर। तो यहाँ से सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके ब्रेन के अंदर, ये जो ब्रेन में आपके तंत्रिकाएं हैं ये कितनी होती हैं, और आपकी जो मेरू रज्जु है इससे जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं ये कितनी होती हैं। तो बस इतना याद रखना, ये आपको आ सकता है। तो लिख लो भाई, जो आपके ब्रेन से तंत्रिकाएं निकलती है ना, इनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व। क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व। आपको पूछ लेगा कि क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं, कपाल तंत्रिका कितनी होती हैं, हमारे शरीर में कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं। तो आप लोग बताना कि हमारे शरीर में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं ना, इनकी संख्या होती है बेटा 12 जोड़ी। कितनी होती हैं कपाल तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी, यानी 12 पेयर, 12 पेयर्स। ठीक है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपको पूछ ले कि जो आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाली नस, ये जो नस है, इससे ये जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं
इनको बोला जाता है इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, इनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो बेटा आपकी स्पाइनल थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लंबी है इस तरीके से, तो इससे ज्यादा तंत्रिकाएं निकलती हैं। कितनी? इससे निकलती हैं 31 जोड़ी, इससे निकलती हैं 31 जोड़ी, यानी 31st पेयर, 31st पेयर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये दो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आपको याद करने हैं। ठीक है, हाँ बेटा केमिस्ट्री भी कंप्लीट करवाएंगे, आप परेशान ना हो। अब देखो मैंने आपका जो ये जो बैच शुरू हो रहा है, जो पिछले बैच में मैंने आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस दी थी, उन्हीं से मैंने यहाँ पे आपको लाइव क्लास शुरू करी है, सिर्फ इसीलिए कि आपने वहाँ पढ़ ली थी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, अब आप लाइव ले सके क्लास को, इसीलिए। वैसे आप क्यों परेशान हो रहे हो, केमिस्ट्री में भी पूरे सब्जेक्ट पूरे टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो आ जाओ, तो समझ में आ गई बात। ये दोनों पॉइंट भी याद रखना, ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है कि क्रैनियल नर्व कितनी होती है 12 जोड़ी, स्पाइनल नर्व कितनी होती है 31 जोड़ी। यहां से निकलती है क्रैनियल नर्व मस्तिष्क से, और यहाँ ये जो स्पाइनल कोड है इससे निकलती है स्पाइनल नर्व। क्लियर? चलो आ जाओ, अब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं, तो आओ बेटा हम बात करेंगे अब ब्रेन के बारे में। हेडिंग दे दीजिए भाई ब्रेन, हेडिंग दे दीजिए आपका मस्तिष्क। चलो आ जाओ, मस्तिष्क के बारे में अब हम पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए पहला पॉइंट आपके ब्रेन के बारे में पूछेगा कि जो मस्तिष्क होता है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, आप ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हो। मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। आप बोलेंगे न्यूरोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर भाई? शैलेंद्र जी बिल्कुल नहीं, ठीक है बिल्कुल नहीं बेटा। बायो हमें टारगेट दिया हुआ है, हम अपना बायो को 20 से 25 दिन में कवरअप करके चलनी है बेटा, इसीलिए मैं बोलूंगी कमेंट्स कम पढ़ूंगी, कंटेंट ज़्यादा दूंगी। आ जाओ, आगे आपको पूछे कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, हमारा मस्तिष्क का वेट कितना होता है, तो आप लोग बताकर चलोगे लगभग 1300 ग्राम के आसपास। ठीक है, लगभग 1300 ग्राम के आसपास होता है मस्तिष्क का वजन। अब ये जो 1300 ग्राम के आसपास है, ये पुरुषों में होता है बेटा। किसमें होता है? पुरुष, जो बॉयज होते हैं उनमें। अगर हम लड़कियों के ब्रेन की, लड़कियों के मस्तिष्क की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा कम होता है, यानी 250 ग्राम के आसपास लड़कियों के ब्रेन का होता है वजन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम लड़कियों में तो ब्रेन कम ही होता है, लड़कियों में तो दिमाग कम ही होता है। भैया दिमाग कम नहीं है लड़कियों में, दिमाग का वजन थोड़ा सा कम है, क्योंकि लड़कियों के सभी अंग लड़कों की तुलना में थोड़े हल्के होते हैं। अब लड़कों की जो हड्डियां हैं वो सॉलिड होती हैं, इसीलिए लड़कों के जो शरीर का भार है वो लड़कियों की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए लड़कों के जो अंग होते हैं उनमें मोस्टली वेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली गर्ल। तो ये तो आपको चीज़ पूछी नहीं जाती कि लड़के का या लड़की का, ऐसे नहीं पूछेगा, नॉर्मली पूछता है। तो नॉर्मली आपको 1300 ग्राम के आसपास की वैल्यू देनी है एग्जाम में, सही। ठीक है, तो आपके मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग 1300 ग्राम के आसपास होता है, जबकि लड़कियों के अंदर ये 1250 ग्राम के आसपास हो सकता है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है ये एक झिल्ली में बंद होता है भाई, हमारा जो मस्तिष्क है ये एक मेम्ब्रेन में बंद होता है, हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली में बंद होता है, एक मेम्ब्रेन में। इस झिल्ली को बोलते हैं मेनेंजिस। ठीक है, मेनेंजिस, मेनेंजिस मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो किस झिल्ली में बंद होता है, तो आप बता दोगे मेनेंजिस मेम्ब्रेन, मेनेंजिस झिल्ली, मेनेंजिस झिल्ली। तो मेनेंजिस झिल्ली में हमारा जो मस्तिष्क है वो होता है बेटा बंद। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक, इस ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, ऐसे ऐसे, ये झिल्ली कहलाती है भाई मेनेंजिस मेम्ब्रेन, मेनेंजिस झिल्ली। तो तुम्हारा जो मस्तिष्क है ना वो एक झिल्ली में बंद होता है, उस झिल्ली को बोलते हैं मेनेंजिस मेम्ब्रेन। चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ, मेनेंजिस मेम्ब्रेन।
जो आप लोगों की मेनेंजिस मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, कई बार इसमें बैक्टीरिया का या कुछ वायरस इसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इस झिल्ली में आ जाती है सूजन, इस झिल्ली में फिर आ जाती है बेटा सूजन। तो जब इस झिल्ली में सूजन आ जाती है तो आपको एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं मेनेंजाइटिस। अभी लिखवाऊंगी, ठीक है। तो देखो ये आपका ब्रेन है भाई, ये आपका ब्रेन है, तो ये ब्रेन जो है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है। मान लीजिए ये जो मैं पर्पल कलर से बना रही हूँ, ये एक झिल्ली है आपके ब्रेन के ऊपर। इसी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी झिल्ली को हम मेनेंजिस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो अब देखो अगला पॉइंट मैं क्या बताने वाली थी कि ये जो आपकी मेनेंजिस झिल्ली होती है, इसमें कभी कभी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। इस झिल्ली में कभी कभी क्या होता है, जीवाणु या बेटा विषाणु, जीवाणु या विषाणु, ठीक है, जीवाणु या विषाणु का हो जाता है संक्रमण। अब संक्रमण हो गया तो इस झिल्ली में आ जाती है सूजन। ये झिल्ली तुम्हारे दिमाग की जो झिल्ली है ना, ये सूज जाती है। अब ये झिल्ली सूज गई तो एक बीमारी हो जाती है, इसी बीमारी को बोलते हैं मेनेंजाइटिस। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मेनेंजाइटिस किस झिल्ली से संबंधित रोग होता है, तो मेनेंजिस झिल्ली से। तो इस जब जीवाणु या वायरस का संक्रमण होगा तो एक रोग हो जाता है बेटा, उस रोग को हम बोलते हैं मेनेंजाइटिस, मेनिनजाइटिस। तो मेनेंजाइटिस बीमारी हो जाती है फिर हमें, ठीक है, मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है, इसी को बोलते हैं मस्तिष्क का बुखार भी, ठीक है, इसी को मस्तिष्क का बुखार बोला जाता है। ये आपके दिमाग का बुखार होता है मेनिनजाइटिस। आप चीज़ें भूलने लग जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, आपको कई बार दौरे भी पड़ सकते हैं, इस तरीके की ये दिक्कत आ जाती है मेनिनजाइटिस, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चले बेटा एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एकदम सिंपल सिंपल, ज़्यादा टफ ज़्यादा डीप आपको आएगा ही नहीं, ठीक। तो जैसा बताती चल रही हूँ आप उन पॉइंट्स को नोट करते चलो, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। चलो आ जाओ, ये बात भी हमने पढ़ ली। अब एक चीज़ और आपको पढ़नी है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है उस वो एक हड्डी में बंद रहता है। मतलब आप देखो यहाँ पे फील करके आपको हड्डी सी चुभती है भाई, ये चुभ रही है, तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं, यानी मस्तिष्क का जो बाह्य खोल होता है, मस्तिष्क का बाह्य खोल, यानी सबसे बाहर का खोल जो है, बाह्य खोल, ठीक है, यानी आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, इसको क्या कहते हैं, आपके ब्रेन का जो सबसे बाहर का हिस्सा है ये भाई, ये हड्डी आपके सर पे, तो ये सर का जो आपकी हड्डी है ना, ये आपके ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए ही है। इसीलिए सर को बचाया जाता है हेलमेट पहनकर, जब आप हेलमेट पहन के जाते हो बाइक वगैरह पर, इसीलिए कि आपके मस्तिष्क में क्षति ना पहुंचे। तो आपके ब्रेन की सबसे बाह्य परत जो होती है या आउटर प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं हम स्कल, इसको बोलते हैं हम कपाल। तो ये भी पूछा जाएगा। तो भैया पहले कपाल है, फिर अंदर एक झिल्ली है, झिल्ली 3 परतों में बटी हुई है, फिर आपका ब्रेन रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात। ये है प्रोटेक्शन आपके पूरे ब्रेन के ऊपर। पहले ये झिल्ली स्कल, आपका ये कपाल, फिर इसके अंदर मेनेंजिस झिल्ली है, मेनेंजिस झिल्ली की भी 3 परतें हैं बेटा, फिर रखा हुआ है तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। अब तुम्हारा जो ब्रेन होता है, तुम्हारे ब्रेन में एक फ्लूइड भरा रहता है, जो तुम्हारा मस्तिष्क है, तुम्हारे मस्तिष्क में एक तरल भरा रहता है बेटा, ठीक है, तुम्हारे मस्तिष्क में भरा रहता है एक तरल, ठीक, यानी एक लिक्विड होता है आपके मस्तिष्क के अंदर। इस लिक्विड का नाम क्या होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रल फ्लूइड, सेरिब्रल फ्लूइड, इस लिक्विड को बोला जाता है सेरिब्रल फ्लूइड, यानी सेरिब्रल, सेरिब्रल तरल इसको बोलते हैं हम, सेरिब्रल तरल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर के किस अंग में सेरिब्रल तरल भरा रहता है, हमारे शरीर के किस हिस्से में सेरिब्रल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो बेटा सेरिब्रल फ्लूइड भरा रहता है कहाँ, ये भरा रहता है आप लोगों के मस्तिष्क में। क्लियर हो गई बात। तो आपका जो मस्तिष्क होता है उसके आसपास एक तरल भरा रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल, सेरिब्रल फ्लूइड। क्लियर,
आगे बढ़े, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड होता है ये कैसे रंग का होता है, ये होता है ग्रे कलर का, ग्रे। ग्रे यानी कि इसको आप सफेद ही बोलते हो, सफेद। अंग्रेज इसमें बायोलॉजी के अंदर जो ग्रे है ना वो बेसिकली वाइट ही होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हिंदी में ग्रे या वाइट या सफेद इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे ग्रे हेयर बोलते हैं, कई बार आपके सफेद बाल हो जाते हैं तो उनको वाइट हेयर नहीं बोलते, उनको बोला जाता है ग्रे हेयर, यानी सफेद बाल, ग्रे हेयर। वैसे ही आपके जो दिमाग में फ्लूइड भरा है ना ये भी ग्रे कलर का है, मतलब सफेद, ठीक है। सूजन क्यों आती है बेटा, सूजन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी बैक्टीरिया या वायरस आपके ब्रेन को जाकर इफेक्ट करेगा तब इस झिल्ली पर आ जाती है सूजन, ठीक है। नितिश गोठरी बेटा, बहुत गोहात्री करके है शायद इनका सरनेम, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन में साथ के साथ बताती चल रही हूँ कैसे आएंगे। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे हम जोड़ा खाना खा लेते हैं, बेटा निकल गया कमेंट आपका। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब आगे आपको क्या पढ़ना है कि आप लोगों का जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन का या ये जो आपका मस्तिष्क होता है इसके कितने हिस्से हैं, ये ब्रेन कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो अगली हेडिंग देंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अगली हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के भाग, ठीक है। तो लिख लीजिएगा मस्तिष्क के भाग, यानी मस्तिष्क कितने भागों में बटा है, मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के भाग बेटा, ठीक है। तो आपका जो मस्तिष्क होता है ना ये पूरा का पूरा जो ब्रेन है इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं, आ जाओ लिख लो। कौन कौन से 3 भाग हैं, आए लिखें। पहला है बेटा अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पहला है आप लोगों का अग्र मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, क्या बोलते हैं बेटा, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अब हमने अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन ये तो नॉर्मली बोल दिया, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में आपका जो अग्र मस्तिष्क है इसका एक और नाम है, वैज्ञानिक भाषा में हमारे मस्तिष्क का एक और नाम है, क्या आपको याद रखना है, प्रोसिफेसोन इसको कहा जाता है। तो लिख लेंगे सभी बच्चे, क्या बोलते हैं बेटा, मैं यहां लिख रही हूं ब्रैकेट के अंदर ग्रीन कलर से, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोसिनसेफेलोन, प्रोसिनसेफेलोन। आपको पूछेगा कि प्रोसिनसेफेलोन कौन सा मस्तिष्क है, प्रोसिनसेफेलोन, तो प्रोसिनसेफेलोन होता है आपका अग्र मस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क का ही वैज्ञानिक नाम है प्रोसिनसेफेलोन, ठीक है। वैसे तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, बट आ जाए तो छोड़ना भी नहीं, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अगला मस्तिष्क है बेटा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क हम नॉर्मली बोल देते हैं, इसका भी वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है, आ जाओ। इसका वैज्ञानिक नाम मैं लिख रही हूँ येलो कलर से। अब बीच का है, बीच मतलब मिडिल, मतलब मिड, एम से शुरू हो रहा है, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी एम से शुरू होता है, मेसेनसेफेलोन। तो लिख लेना भाई, ठीक है, मेसेनसेफेलोन, 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 ये होता है आपका मिड ब्रेन। देखो यहाँ आ रहा है प्रो, प्रो का मतलब होता है शुरुआत, प्री बोलते हो ना, मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो उसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। तो प्री, प्री पहले आता है, मेंस बाद में आता है। तो जो पी से शुरू हो रहा है बेटा, यानी प्रो वर्ड जिसमें आ रहा है वो पहले मस्तिष्क का नाम है, यानी उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क का नाम है, ठीक है वो। और जो एम से शुरू हो रहा है, M4 होता है मिडिल, मिडिल मतलब ये मध्य मस्तिष्क का नाम है। आ जाओ आगे देखो, लास्ट थर्ड ब्रेन जो है आप लोगों का, तीसरा मस्तिष्क जो है बेटा, तीसरा मस्तिष्क है आपका पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इसका भी वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है, पश्चिम मस्तिष्क। वैसे तो बोल देते हैं हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन,
लेकिन इसका भी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोम्बस। ठीक है, तो आ जाओ लिख लो इसका भी वैज्ञानिक नाम, मैं पिंक कलर से लिख रही हूं। ठीक है, तो रोम्बन सेफेलोन, सेफेलोन, रोम्बन सेफेलोन, ये होता है सबसे लास्ट का मस्तिष्क आपका, रोम्बन सेफेलोन। ठीक है, हिंदी में भी लिख दूं, रोम्बन सेफेलोन। ठीक है, चलो बात समझ में आई सभी बच्चों को? कोई दिक्कत यहां तक बोलो। मैम जी क्या हम पहले वाला क्लास करें या यही? बेटा आपकी मर्जी है, देखो कंफ्यूज नहीं हो ना, टाइम वेस्ट नहीं करना कि पहले ये भी करो फिर वो करो, आपकी मर्जी है। अगर जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है और आपको लगता है अच्छे से क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वहीं से करें। और अगर आपको जो टॉपिक लग रहा है कि हमारा क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको फिर से दोबारा लाइव ले सकते हो और उसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम डैंड्रफ किस कारण क्यों होता है? जब आपकी जो स्कैल्प है उसमें डेड स्किन आ जाती है, जब अच्छे से आप लोग हेड वॉश नहीं करते हैं, या कई बार आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाती है, तो वहां पर आपको डैंड्रफ की समस्या होनी शुरू हो जाती है। चलो आओ आगे बात करें, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अब आ जाओ बेटा, अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क, आपका जो अग्र मस्तिष्क है जिसको आप बोलते हो फोर ब्रेन या प्रोसिनसेफेलोन बोलते हो, फोर ब्रेन या प्रोसिनसेफेलोन अभी बताया था पीछे। तो बेटा इसके कितने भाग हैं, ये कितने भागों में बटा हुआ है, ये आपको पूछेगा। तो आ जाओ अग्र मस्तिष्क के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये आपका सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। इन तीनों भागों में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? तो आपका जो अग्र मस्तिष्क है ना वो सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। तो लिख लीजिएगा, मस्तिष्क सबसे बड़ा मस्तिष्क है ये, सबसे बड़ा मस्तिष्क, मतलब यही वाला मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, यही होता है आपका बिगेस्ट ब्रेन, यही है आपका बिगेस्ट ब्रेन। समझ में आई बात? सबसे बड़ा भाग यही होता है अग्र मस्तिष्क आपका। अब इस अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? ये आपका जो अग्र मस्तिष्क है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने भागों में बटा हुआ है? तो बेटा ये 3 पार्ट्स में बटा होता है, 3 भागों में विभाजित। कितने भागों में विभाजित है ये? 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहले लिख लो, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित है? आप बताना 3। कौन कौन से पूछ लेगा, आ जाओ बताते हैं कौन कौन से। ठीक है, तो आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है ये 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है सेरिब्रम, सेरिब्रम, पहला भाग है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, पहला भाग है बेटा सेरिब्रम। दूसरा भाग है प्यारे बच्चों थैलेमस, थैलेमस, दूसरा भाग है थैलेमस, थैलेमस। ठीक है, और तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, तो आपको एग्जाम में पूछेगा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये कौन से ब्रेन के भाग हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, या सभी सही हैं? तो आप बताना, ये तीनों भाग होते हैं आपके अग्र मस्तिष्क के। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा एक अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा, चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो भैया जो नहीं है वो पूछ रहा है, तो ये तीनों तो हैं, जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना? मैम पटना में बहुत जोड़ा है, समझ नहीं आया बेटा क्या लिख रहे हो?
मैम बहुत पढ़ने का मन करता है मैम, पर नहीं पढ़ती हूँ। क्यों नहीं पढ़ते बेटा? मोहिनी पढ़ा करो। संडे को क्लास लेगी क्या? नहीं बेटा अभी तो छुट्टी है, बाकी अगर शेड्यूल करवाऊं तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये समझ में आ गई बातें। अब एक एक करके मैं इन तीनों का आपको काम बताती हूँ। चलो आओ एक एक करके इन तीनों का काम पढ़ते हैं। एक एक छोटा छोटा सा पॉइंट इन तीनों के बारे में पूछा जाएगा। बेटा मैंने आपको, देखो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि आपका जो ब्रेन है ये 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क। बेटा अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग है ना? कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब पूछ ले इन तीनों में से भी कौन सबसे बड़ा है, तो याद रखना सेरिब्रम। ठीक है बेटा, सेरिब्रम। तो लिखना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ये होता है आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो आप बता देना ये सेरिब्रम। तो बिगेस्ट पार्ट है बेटा, बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही होता है जो सेरिब्रम होता है। ठीक है? और ये आपके मस्तिष्क का कितना हिस्सा घेरे घेरे रहता है? तो लगभग प्यारे बच्चे ये जो सेरिब्रम है ये आपके मस्तिष्क का 2/3% भाग, 2/3% भाग घेरे रहता है। ठीक है, भाग घेरे रहता है। तो आपका ये जो अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम है ना, यही आपके पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग घेरे रहता है। इट कवर्ड 2/3% पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन। तो पूरा मस्तिष्क जो है आपका, उसका 2 से 3% हिस्सा यही कवर करके रखता है, सेरिब्रम। तो सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है बेटा? यही आपका आईक्यू डिसाइड करता है, कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है। भैया तुमने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फटाक से मैथ निकाल देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फटाक से रीजनिंग के क्वेश्चन कर ले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फटाक से बायो के क्वेश्चन कर ले जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरीके से। तो बेटा यही वाला पार्ट आपका डिसाइड करता है कि आपका आईक्यू कितना है, आप कितने इंटेलिजेंट हो। कुछ बंदे होते हैं कि भैया उनको अलग अलग सबकी स्किल होती है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, किसी पे रंगोली बहुत अच्छी बनानी आती है, कोई सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो ये जो आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, जितनी भी स्किल्स हैं आपके अंदर, वो इसी पार्ट से आती हैं, सेरिब्रम से। समझ में आई? पहली क्लास है संतोष की। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में आने के लिए। ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है दिखा दूंगी, चलो अभी। ठीक है, अभी दिखा दूंगी। तो मैंने क्या बताया कि आप जितने भी स्किल वाले काम करते हो, अंग्रेजी बोलना, आपको हिंदी आती है, कई भाषाएं आपको आती हैं, आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई रंगोली, जितने भी आपकी क्रिएटिविटी हैं वो सब इसी से आती हैं। तो लिख लेना, यह बुद्धिमत्ता का केंद्र है, यह बुद्धिमत्ता, यह बुद्धिमत्ता का केंद्र है भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड होती है। जिसका सेरिब्रम जितना ज़्यादा विकसित, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये क्या करता है, आपकी आईक्यू डिसाइड करता है। आईक्यू, इंटेलिजेंट क्विटेंट होता है एक, आईक्यू आप निकालते हो, तो ये आपकी बुद्धि लाब्धि या आपकी बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है जो सेरिब्रम होता है। इतनी बात सेरिब्रम के बारे में लेकर चलनी है आपको। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं थैलेमस की। जगह नहीं है यहाँ पर, आ जाए। अब बात करेंगे हम थैलेमस की। तो थैलेमस के बारे में क्या पढ़ना है भाई? तो थैलेमस जो होता है आपके ब्रेन का, थैलेमस, ये आपको ठंडे और गर्म की पहचान कराता है। क्या कराता है बेटा? ठंडे और गर्म की पहचान। तो लिख लीजिएगा इसका काम, ठंडे व गर्म की पहचान, ठंडे व गर्म की पहचान कराता है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट फीलिंग। तो आपको ठंडा और गर्म जब फील होता है
उसकी फीलिंग्स जो ये लेकर आता है वो यही होता है थैलेमस। अब ठंडा और गर्म आपको फिजिकली जब फील होता है, जैसे आपने चाय पी बेटा, अब चाय का कप आपने अपने हाथ में रख रखा है, अब चाय का कप जब आपके हाथ में है आपको लगेगा चाय का कप गर्म। अब कोई तुम्हें ठंडी चाय पकड़ा जाए, तुम उसे फील करते ही पहचान लेते हो, या आप पीते हो आपको लगता है चाय गर्म ही नहीं है, आप बताते हो चाय तो ठंडी है। तो मतलब ठंडा और गर्म जब आप फिजिकली फील करते हैं तो ये ब्रेन का थैलेमस आपको बताता है। आप गए नहाने के लिए, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, अब भैया आपने बाल्टी में हाथ डाल दिया, अब तो ठंडी है, भैया ठंडा पानी खतरनाक है, ऐसे ही आप हाथ निकालोगे बाहर, अरे ये तो बहुत ठंडा है, तो मतलब तुम्हें ठंडा लगा पानी। जब पानी ज्यादा गर्म है, गर्मी आएंगी, गर्म पानी देखकर बोलोगे गर्म पानी है। तो मतलब ठंडा और गर्म की फीलिंग जो आप करते हो वो यही वाला पार्ट है जो कराता है ना। आइसक्रीम खाते हो मजे से, ठंडी ठंडी लगती है, कौन करा रहा है फील? थैलेमस। चाय कॉफी पीते हो, गरम गरम सूप पीते हो, तो आपको कौन फील करा रहा है? थैलेमस। तो आपके दिमाग का ये भाग होता है। मैम क्या दिमाग को तेज किया जा सकता है? बेटा बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग निखरेगा। हम अपने दिमाग का केवल 2 से 3% यूज करते हैं बेटा, 100% दिमाग में से हम केवल 2 से 3% यूज करते हैं। जो आपके आइंस्टीन थे ना, जो आइंस्टीन थे वैज्ञानिक, उन्होंने अपने दिमाग का 5% यूज कर लिया था। जो आज तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा उन्होंने अपने दिमाग का यूज किया था, तब इतनी ज्यादा खोजें उन्होंने कर डाली थी। आइंस्टीन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने थे, ठीक है। और हम जैसे व्यक्ति तो 1% ही करते होंगे, हमारे जैसे बुद्धू तो 1% ही करते हैं दिमाग का यूज। जो स्पेस जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं 3% अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं। तो हम तो अपने दिमाग का यूज करते ही नहीं है। जिस दिन हमने अपने दिमाग का यूज कर दिया भैया भूचाल आ जाएगा, भूचाल। फिर तो हम हर चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो मार्क जुगरबर्ग हैं, शायद फेसबुक के हैं या ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, उनके जो ओनर हैं उन्होंने एक चिप बना दी है दिमाग में डालने की। जैसे तुम फोन में नहीं डालते मेमोरी कार्ड, वैसे ही उन्होंने दिमाग में डालने वाली एक चिप बना दी है जो पूरा डेटा स्टोर कर लेगी आपका। तो भैया बहुत नए नए कारनामे हैं इस दिमाग के, ठीक। तो आप अपने दिमाग को करा सकते हो, बढ़ा सकते हो मतलब, ठीक है। देखो कई बार आप लोगों को मैथ्स नहीं आता तो आपको टीचर बोलते हैं प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना निखर जाते हो फिर तो मैथ्स में, है ना। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सबको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से आप अपना दिमाग भी सुपर से ऊपर बना सकते हो। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोल्ड एंड हॉट सेंसेशन, ये काम होता है किसका? थैलेमस का। अब बात करते हैं तीसरे ब्रेन के पार्ट की जो सबसे खतरनाक है। तीसरा जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। चलो भाई आओ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ना बड़ा ही खतरनाक है बेटा। ये हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है तो आ जाओ इसके बारे में सुनो। बेटा हाइपोथैलेमस को बोला जाता है थर्मामीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं शरीर का थर्मामीटर। शरीर का थर्मामीटर है बेटा ये, थर्मामीटर। ये आपके शरीर का थर्मामीटर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे मस्तिष्क के किस हिस्से को शरीर का थर्मामीटर कहते हैं, तो इसको बोला जाता है थर्मामीटर ऑफ बॉडी, थर्मोमीटर ऑफ बॉडी। ये आपके शरीर का थर्मामीटर है बेटा। मैम जी थर्मामीटर क्यों है ये? तो बेटा ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको बनाए रखने का काम यही करता है। तो ये क्या है बेटा? शरीर तापमान नियमित करता है। शरीर का तापमान, शरीर का तापमान नियमित करता है, नियमित करता है। तो बेटा ये क्या काम करता है आपका? आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर का या मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियमित करता है या नियमित करने में सहायक होता है, तो आप बताना हाइपोथैलेमस। तो लिख लीजिएगा रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बताना जरा।
हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जैसे अब मैं हूं, मुझे बुखार नहीं हो रहा, बुखार नहीं है तो मैं नॉर्मल हूं, ठीक हूं। तो मेरी बॉडी का जब थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि फॉरेनहाइट में पूछ ले तो फॉरेनहाइट में बताना 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ये होती है फॉरेनहाइट में वैल्यू। अगर 99 किसी को आ रहा है ना तो समझो तुम्हें बुखार है, 100 आ रहा है तो बुखार है, तो फिर होता है तुम्हें बुखार। आपकी बॉडी का ये जो नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने का काम करता है वो यही करता है हाइपोथैलेमस। तो बेटा ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर बनाता है, ठीक है। बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ अनुज कि साइंस में आपके मैक्सिमम, साइंस की पूरी बात करें तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 से 5, कई बार हो सकता है 3 भी मिले, जरूरी नहीं है कि 5 ही हो या 4 ही हो, कई बार 3 भी हो सकते हैं। मैं एवरेज बता रही हूँ, 4 से 5 मिलेंगे मैक्सिमम, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको बायो के मिलते हैं, ठीक। चले आगे, चलो तो ये बातें भी याद रखते चलोगे आप लोग। मैम इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, तो इसी को आप पोस्ट ऑफिस भी बोल देते हो, ठीक है। तो लिख सकते हो, पोस्ट ऑफिस भी इसी को बोलते हैं। ठीक, चले अब आगे, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, इसने क्या करा आपके शरीर, इसको थर्मामीटर बोल रहे हैं, इसको ही शरीर का तापमान नियंत्रित करता है ये बॉडी का। इसी को बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसी को बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड इसी को बोलते हैं। तो ये भी पूछा जाता है मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, आप लोग बता देंगे। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसी को, हाइपोथैलेमस को, क्योंकि बेटा आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबको कमांड देने का काम यही करता है। जैसे आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो सबसे ऊपर होती थी मैनेजमेंट, जो आपके स्कूल के मैनेजमेंट के सदस्य थे वो प्रिंसिपल को कमांड देते थे, फिर प्रिंसिपल आपके टीचर्स को कमांड देते थे, फिर टीचर्स आप लोगों को कमांड देते थे, बच्चों को, है ना, ऊपर से सिस्टम चलता है। वैसे ही आपकी पूरी बॉडी पर जो आपकी ग्रंथियां हैं आपके शरीर में उनको कमांड देने का काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कमांड देता है पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी कमांड देती है आपके शरीर की दूसरी ग्रंथियों को, ठीक है। तो ये सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक। चलो आओ आगे बात करते हैं। बेटा ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है आप लोगों का, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपकी भावनाओं का केंद्र होता है, लिख लो, भावनाओं का केंद्र। अब आप बोलोगे मैम ने तो अपना नाम ले दिया, भावनाओं का केंद्र है बेटा ये, ठीक है। मेरा केंद्र कहने का मतलब क्या है, ये भावनाओं का केंद्र होता है, अभी बताऊंगी। ये भावनाओं का केंद्र होता है बालको, सेंटर ऑफ फीलिंग्स, ये है सेंटर ऑफ फीलिंग्स, सेंटर ऑफ फीलिंग्स प्यारे बच्चे, ठीक है। आपके अंदर जितनी भी फीलिंग्स आती हैं, अब फीलिंग्स क्या क्या आ सकती हैं आपके अंदर बताओ जल्दी, आपके अंदर जितनी भी फीलिंग्स आती हैं बेटा, अब फीलिंग क्या क्या हो सकती है, भैया प्यास लग रही है, जैसे मुझे अब प्यास लग रही है, तो क्या तुम्हें देखकर पता लग रहा है मुझे प्यास लग रही है, मुझे तो फील हो रहा है कि मुझे प्यास लग रही है। मुझे भूख लग रही है, तो क्या तुम्हें देखकर पता चल रहा है मुझे भूख लग रही है, भैया मुझे तो फील हो रहा है मुझे भूख लग रही है ना। मेरा अभी अभी खाने के लिए मन कर रहा है आइसक्रीम, तो क्या तुम्हें पता है मेरा आइसक्रीम खाने को मन कर रहा है, मुझे तो पता है कि मेरा मन आइसक्रीम खाने को कर रहा है ना। और मुझे भैया सलमान खान अच्छा लगता है, वैसे ही मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, तो क्या तुम्हें पता है मुझे सलमान खान पसंद है, भैया मेरी अपनी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो तुम्हें और दूसरे एक्टर या एक्ट्रेसेस अच्छी लगती होंगी, ठीक। मुझे भैया किसके बताऊं, हाँ मुझे आतंकवादियों से सख्त नफरत है, सभी को आतंकवादियों से सख्त नफरत है, घृणा आती है आतंकवादियों को देखकर, ठीक है, या झूठ से घृणा आती है मुझे।
तो ये जो हमारी पर्सनल फीलिंग हमारे पास आती है, इमोशनल वाली फीलिंग, फिजिकल वाली नहीं कि भैया मुझे सुई चुभा दी तो दर्द हो रहा है, सुई वाली फीलिंग नहीं, आपको फिजिकल वाली फीलिंग नहीं बेटा, आपको जो फिजिकल वाली फीलिंग आती है ना, वो इसी से आती है, हाइपोथैलेमस से। जो फिजिकल फीलिंग आप लेते हो, फिजिकल फीलिंग जो आती है, सुई चुभी तो दर्द हुआ, कांटा लगा तो दर्द हुआ, कांटा लगा हाय लगा, भैया कांटा लगा तो दर्द हुआ, सुई चुभी दर्द हुआ, चोट लगी दर्द हुआ, ये फिजिकल फीलिंग थैलेमस आपको दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको आपकी इन भावनात्मक जो आप महसूस कर रहे हो चीजें, वो दे रहा है बेटा, क्लास रुक रुक कर तो नहीं चल रही बेटा, ठीक चल रही है, वो सारी फीलिंग दे रहा है हाइपोथैलेमस। तो यही होता है, इसी से आपको भूख का पता चलता है, भूख, प्यास, ठीक है, भूख, प्यास, घृणा, गुस्सा, प्यार, ठीक है, ये सारी फीलिंग इसी के कारण आती है। तो लिख लीजिएगा, हंगर, जब हंगर सताए तो क्या खाया जाए भैया, 5 स्टार, हंगर, थर्स्ट, हेट, ठीक है, एंगर और बेटा लव। तो ये सारी फीलिंग आती है हमारे हाइपोथैलेमस से। अगर हमें किसी से प्यार होता है, कोई हमें अच्छा लगता है, तो वो दिल को अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके हाइपोथैलेमस को अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी से घृणा है, किसी पे गुस्सा आता है, तो आपके दिल को नहीं आता, आपके हाइपोथैलेमस को आता है। आपका कोई फ्रूट खाने को मन कर रहा है, आपका कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदने को मन कर रहा है, ठीक है, कहीं घूमने को मन कर रहा है, कुछ भी, भूख प्यास की फीलिंग आपको आ रही है, ये सारी की सारी एक्टिविटी चलती हैं तुम्हारे हाइपोथैलेमस में। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके ब्रेन का यही भाग है, यही सोचता रहता है बैठा बैठा, आज क्या खाऊं, आज कहाँ जाऊं, आज किसके कान खाऊं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये काम होते हैं हाइपोथैलेमस के। समझ में आई बात, ठीक भाई। ये दिल ना होता बेचारा, तो भैया दिल का काम कुछ नहीं है, ये तो पंपिंग कर रहा है, ब्लड को एक इधर से उधर, उधर से उधर घुमा रहा है, सारा काम सारा खेल ये खेल रहा है। जब तुम्हें देखकर लगता है हाँ तुम ही तो हो वो, तुम ही तो हो भैया, जिसपे दिल जाकर, मतलब हम चिपक, मतलब एक तरीके से रुक जाते हैं, जहां हम जाकर, जहां हमारी खोजें खत्म हो जाती हैं कि हाँ ये वही बंदा है, यही है। अब जहां पर हमारी जो सर्च थी वो रुक गई, वो आपके हाइपोथैलेमस ही आपको सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस ही करता है सारे चमत्कार। चलो तो भैया अपने हाइपोथैलेमस को रखो कंट्रोल में, आ जाओ। तो आपका जो अग्र मस्तिष्क था वो हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन को, अब हम पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, ठीक है बेटा। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये आपके मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है। तो मध्य मस्तिष्क क्या है, बेसिकली सबसे छोटा ब्रेन है आपका। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा था, ये सबसे छोटा है। तो पहला पॉइंट, सबसे छोटा मस्तिष्क, सबसे छोटा मस्तिष्क का हिस्सा है ये, ठीक है, मस्तिष्क का भाग। तो ये सबसे छोटा भाग है आपके मस्तिष्क का, जो मध्य मस्तिष्क है। स्मॉलेस्ट पार्ट लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, आपके ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है ये, हाँ। अब आगे बात करते हैं इसके कितने पार्ट हैं। तो बेटा ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, ये 2 भागों में बटा हुआ है बेटा, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं, एक है इसका भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक है सेरिब्रल पंडिकल। तो लिख लो, पहला पार्ट है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कितना अजीब सा नाम है ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, पंडिकल, सेरिब्रल पंडिकल, ठीक है, सेरिब्रल पंडिकल।
अब मिड ब्रेन से आपको बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों जो पार्ट है ना आपके मध्य मस्तिष्क के, ये बेसिकली आपके अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का काम करते हैं। ये जो आगे वाला मस्तिष्क है ना, ये पीछे वाले मस्तिष्क से भी अटैच है, तो इसको जोड़ने का काम आपका मिड ब्रेन कर रहा है। तो अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का जो काम कर रहा है वो ये दोनों पार्ट करते हैं। तो इन दोनों का एक कॉमन काम क्या है बेटा, अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ना, ठीक है। इन दोनों का काम क्या हुआ, अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ना, पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ना। क्लियर भाई, समझ में आ गई बात। तो ये क्या करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ, लिख लेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। तो ये अग्र मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ेंगे, सिर्फ इतना काम आपको याद रखना है इनका, ठीक है। दृष्टि और सुनने की शक्ति, हाँ इतना काम इनका याद रखना, समझ में आ गई बात। चलो, लेकिन अब एक साथ ये दोनों ये काम करते हैं, लेकिन ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है इसका अपना भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है बेटा, इसका अपना भी एक विशेष कार्य है। क्या, ये आपको सुनने और देखने में हेल्प करता है। जैसे आप अभी क्लास दे रहे हो, अब मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, और जब मैं ऐसे ऐसे हाथों को हिलाती हूँ आप मुझे देख रहे हो। तो भैया इस वक्त जो तुम्हारे ब्रेन का हिस्सा एक्टिव है वो यही है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये क्या काम करता है, सुनने, बेटा सुनने व देखने में सहायक, ठीक है, देखने में सहायक, ठीक है। तो ये भी याद रखना, हेल्प इन हियरिंग एंड वॉचिंग, चीजों को देखना और सुनना, उसमें भी आपकी हेल्प करता है ये, ठीक है। मेरुजुआ से जुड़कर सूचना देता है, हाँ बेटा ठीक। मैम मेरा मन नहीं लगता स्टडी में, किसी चीज में भी नहीं लगता। गुरमीत जी ऐसा क्या हो गया बेटा जो आपका मन नहीं लगता, मन लगाओ। आप 3 महीने मन लगा दो, 3 महीने अपने आप को शांत कर दो, पढ़ाई में लगा दो, फिर आपका जिंदगी की हर चीज में मन लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास छोकरी भी और नौकरी भी और जीवन की सारी खुशियां होंगी। तो आप पढ़ाई करो मन लगाकर, ठीक है। चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई बेटा। अब मैं आपको पश्चिम मस्तिष्क की बात बताऊंगी कल, और यानी कि मंडे में, कल संडे है यानी कि मंडे में, ठीक है। क्लियर, चलो तो बहुत अच्छे से ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। आपकी हथेलियों में ना स्वेट ग्लैंड जो होती है, पसीना ग्रंथि, वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए पसीना सबसे ज्यादा आपकी हथेलियों में आता है, ठीक। मैम इसमें से कितने नंबर का आएगा, बेटा इसमें से कितने नंबर का आएगा मतलब समझी नहीं मैं। बायो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, अब ये नहीं पता वो कौन से टॉपिक से आ जाए, भैया इससे भी आ सकता है, ठीक है, किसी और टॉपिक से भी आ सकता है, तो करना तो सब है, ठीक। ठीक है, समझ में आई बातें। चलो तो भाई प्यारे बाल को अब ज्यादा सोचो मत, जाकर आराम से अच्छी नींद ले लो, सो जाओ जाकर। मिलते हैं अब हम परसों मंडे में आपका एक और नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये हिंड ब्रेन बचा हुआ है, इसके काम बताने हैं मुझे आपको, और थोड़ा सा स्पाइनल कोड के बारे में। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, सिंपल सा टॉपिक था, और इतने से ही आपकी चीज़ें हो जाएंगी एग्जाम के लिए। थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में भी बताना है, तंत्रिकाओं के बारे में, ठीक है। चलो तो गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से दूध पियो और जाकर सो जाओ। कल सुबह आप थोड़ा उठना आराम से, क्योंकि कल संडे है, और अपना सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना, ठीक है। चलो धन्यवाद, नमस्कार।